सभी को नमस्कार। आज हम लोग जो है जो जीएस की शंखनाद सीरीज चला रहे हैं मित्रों, उसमें जो है आज जो प्राचीन मंदिर स्थापत्य थी, जो कहेंगे प्राचीन भारत में जो स्थापत्य कला थी, उसमें मंदिर स्थापत्य भी देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ जो स्तूप भी स्थापत्य का ही भाग हुआ करते थे, तो उनको भी देखेंगे इसी में। चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत संक्षेप में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिलेक्टेड वे में तैयार की गई हैं, और आप इतना अगर तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा मुझे लगता है और कुछ तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। प्राचीन मंदिर निर्माण की शैलियाँ, सबसे पहले इनको देखते हैं। तो 3 प्रकार की शैलियाँ देखी जाती हैं हमारे प्राचीन भारत में। एक तो नागर शैली, दूसरा बेसर शैली और तीसरी द्राविड़ शैली। ठीक है, अगर इनके क्षेत्र की बात की जाए कि इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, आप देखेंगे नागर शैली का विस्तार सामान्यतः उत्तर भारत में पाया जाता है। यहाँ मैप के थ्रू देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से। तो जो हिमालय है, ये आपका भारत का हिमालय से लेकर और विंध्य पर्वत, इसके बीच में जो शैली पाई जाती है वो नागर शैली का विकास की मिलता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आपका बेसर शैली। बेसर शैली कहाँ तक थी, तो विंध्य से कृष्णा क्षेत्र तक, तो विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी घाटी के बीच में बेसर शैली का प्रयोग किया गया। तीसरा आपका द्रविड़ शैली थी, जो कि आपकी दक्षिण भारत में मुख्यतः, तो इसमें आपकी कृष्णा नदी से लेकर और कन्याकुमारी के बीच में जो देखी जाती है वो आपकी द्रविड़ शैली है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्रम से इनका विकास देखते हैं, किस तरीके से क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं शैलियों की, उनको हम लोग देखते हैं। तो पहला नागर शैली। नागर शैली क्षेत्र तो देख ही चुके हैं, उत्तर भारत की शैली थी ये। इसका विस्तार हिमालय क्षेत्र से और विंध्य क्षेत्र के बीच में मिलता है। ठीक है, तो ये इसका जो है ये एग्जाम्पल है नागर शैली का। इसमें किस तरीके की क्या क्या चीज़ें थी, आप ये कि टेम्पल का जो है एक उदाहरण बनाया गया है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें जैसे विशेषताएं, जगती और पीठ, ये क्या करती थी, ये मंदिर का आधार तैयार करती थी, मतलब मंदिर का आधार होती थी ये, इसी पर मंदिर बनाया जाता था। फिर गर्भगृह। गर्भगृह नागर शैली के किस प्रकार के थे, तो वर्गाकार प्रकार के थे। और मुख्य भाग, गर्भगृह जो होता था ये मंदिर का मुख्य भाग होता था, इसी में मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। क्या की जाती थी, मुख्य देवता की मूर्ति इसी में गर्भगृह में ही स्थापित की जाती थी। फिर आपका शिखर देखें इसकी विशेषता में, तो शिखर गर्भगृह के ऊपर होता था और ये रेखीय प्रकार का शिखर होता था, रेखीय। इसके बाद शिखर के ऊपर आप देखेंगे आमलक की एक स्थिति दिखाई देती है। तो शिखर के ऊपरी भाग पर गोल संरचना होती थी और जिस पर कलश रखा जाए, मतलब आमलक एक ऐसी संरचना होती थी इस तरीके से, जिस पर कि कलश रख सकें हम लोग, इस पर जैसे कलश रख सकें, तो इस तरीके की एक संरचना होती थी आमलक। कलश क्या होता था, मंदिर के सबसे ऊपर में स्थापित होता था ये कलश। फिर मंडप देखें, मंडप क्या होता था, ये गर्भगृह के सामने के कक्ष जहाँ श्रद्धालु एकत्र हुआ करते हैं, जहाँ पर श्रद्धालु लोग एकत्र होते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, उसे मंडप कहा जाता था। और ये मंदिर का प्रवेश द्वार भी होता था। ठीक है, यहीं से गर्भगृह में प्रवेश किया जाता था। दूसरा, गर्भगृह के द्वार पर गंगा यमुना देवियों की मूर्तियां बनाई जाती थी, ये विशेषता थी नागर शैली की। ठीक है, तो नागर शैली की विशेषताएं हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या थी। आप देखते हैं हम लोग बेसर शैली की विशेषताएं। दूसरा बेसर शैली है, तो इसका विस्तार अगर देखा जाए तो विंध्य क्षेत्र से लेकर और कृष्णा घाटी के बीच में इसका इस शैली के जो मंदिर स्थापत्य मिलते हैं वो इन क्षेत्रों में मिलते हैं। इसमें अगर देखें आप तो कहेगा कि मुख्यतः तो कर्नाटक के मंदिर मुख्यतः इसमें। ठीक है, विषय वस्तु क्या है बेसर शैली की, तो नागर एवं द्राविड़ दोनों शैलियों का जो मिश्रण रूप होता था उसे बेसर शैली कहा जाता था। ठीक है, दोनों का मिला जुला रूप बेसर शैली कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग द्राविड़ शैली। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो द्राविड़ शैली कहेगा दक्षिण भारत की स्थापत्य शैली कौन सी है, द्राविड़ शैली है। तो इसका विकास दक्षिण भारत में
विस्तार देखा जाए इसका तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में इसका विस्तार। और अच्छा, इस द्रविड़ शैली के जो स्थापत्य था उसको संरक्षण किन किन शासकों ने दिया, किन किन शासकों के कालों में द्रविड़ शैली के स्थापत्य या मंदिर बनाए गए, भवन बनाए गए? तो राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, पांड्य, इन शासकों का संरक्षण इसे प्राप्त हुआ, द्रविड़ शैली को। ठीक है, ये द्रविड़ शैली का ये मंदिर का उदाहरण है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें शामिल है। इस मंदिर की सबसे पहली और प्रमुख विशेषता होती थी गोपुरम। गोपुरम का मतलब होता है इस तरीके से, ये मुख्य द्वार कहा जाता था, जो कि बहुत सुसज्जित, अलंकृत, भव्य बनाए जाते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे। ये इन्हें कहते थे गोपुरम, जिससे ये बना हुआ है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जगती पीठ और इसके ऊपर एक और चबूतरा होता था, इन्हें कहते थे अधिष्ठान सम्मिलित रूप से। तो अधिष्ठान के ऊपर जो है गर्भगृह बनाया जाता था, और गर्भगृह के ऊपर जो पिरामिड नुमा शिखर मिलता है इसमें, तो पिरामिड नुमा जो शिखर है इसे विमान कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद शिखर होता था, फिर आमलक होता था, फिर कलश होता था। और मंडप की विशेषताओं में देखें तो मंडप, अर्ध मंडप, ये दो प्रकार के मंडप मिलते थे इसमें। तो ये एग्जाम्पल है, हम लोग देख लेते हैं द्रविड़ शैली की विशेषताएं आखिर हैं क्या क्या। सबसे पहले मंदिर जो है अष्टकोणीय हुआ करता था, मतलब इसमें 8 कोण होते थे, इसकी संरचना अष्टकोणीय होती थी। दूसरा अधिष्ठान, ये क्या था? तो मंदिर का आधार चबूतरा, मतलब जिस पर मंदिर बनाया जाता था उसे अधिष्ठान कहते थे, उस चबूतरे को। तो गर्भगृह फिर देखेंगे तो ये मुख्य भाग होता था मंदिर का, इसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी। और जो गर्भगृह होता था वो आयताकार होता था। ठीक है, ये अंतर है ये द्रविड़ शैली और नागर शैली में। नागर शैली का जो गर्भगृह हुआ करता था वो वर्गाकार होता था, और आपका द्रविड़ शैली का गर्भगृह आयताकार होता था। ठीक है, अब इसमें जो शिखर है इसका द्रविड़ शैली का, वो पिरामिड नुमा शिखर होता था, पिरामिड नुमा, इसे विमान कहते थे। ठीक है, इसके बाद आमलक संरचना पाई जाती थी, अर्थात कलश रखने वाली संरचना को आमलक कहा जाता था। इसके बाद कलश जो होता था मंदिर की चोटी पर स्थापित किया जाता था। फिर गोपुरम आप जानते ही हैं, भव्य अलंकृत मुख्य द्वार हुआ करते थे। इसके बाद गर्भगृह के ऊपर यक्षिणी, गर्भगृह का जो द्वार होता था उस पर यक्षिणी की मूर्तियाँ मिलती थी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने द्रविड़ शैली देख लिया दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि नागर शैली एवं द्रविड़ शैली, इन दोनों में जो अंतर है इससे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि लगभग मुझे लगता है यहीं से दोनों शैलियों का बीच का अंतर और आपके क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। तो नागर शैली और ये आपकी द्रविड़ शैली। नागर शैली में क्या कहेगा, मंदिर कैसे होते थे? तो चतुष्कोणीय होते थे। वहीं द्रविड़ शैली में मंदिर अष्टकोणीय होते थे। नागर शैली के आधार को जगती या पीठ कहा जाता था, द्रविड़ शैली के आधार को अधिष्ठान कहा जाता था, जिस पर गर्भगृह मंदिर का निर्माण होता था। फिर शिखर देखें, नागर शैली का शिखर छोटे छोटे होते थे, रेखीय होते थे, और द्रविड़ शैली के जो शिखर होते थे वो ऊंचे ऊंचे और पिरामिड नुमा होते थे। नागर शैली का जो शिखर था वो रेखीय शिखर का उदाहरण था, वहीं द्रविड़ शैली का जो शिखर था वो उसे विमान कहा जाता था। क्या कहा जाता है? विमान। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि मुख्य द्वार, नागर शैली में जो मुख्य द्वार होता था मंदिर का उसे मंडप कहा जाता था, वहीं द्रविड़ शैली में मुख्य द्वार को गोपुरम कहा जाता था। छठवां अंतर, मंदिर प्रांगण में तालाब नहीं होता था नागर शैली में, और द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे उनके प्रांगण में तालाब मिलता है। सातवां, गोपुरम नहीं होता था नागर शैली में, वहीं द्रविड़ शैली में आपके गोपुरम तो मुख्य विशेषता थी मंदिर की। फिर नागर शैली में आप देखेंगे गर्भगृह के ऊपर गर्भगृह के द्वार पर गंगा यमुना जैसी मूर्तियाँ मिलती थी, वहीं द्रविड़ शैली में आप देखेंगे गर्भगृह के द्वार पर यक्षिणी की मूर्तियाँ मिलती हैं। लास्ट अंतर क्या है कि नागर शैली जो थी उसके मंदिर उत्तर भारत में मिलते हैं, और द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो दक्षिण भारत में मिलते हैं।
ठीक है, तो इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी विशेषताएं यहीं समाप्त हो जाती हैं और सारे क्वेश्चन आपके लगभग यहीं से बन जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक शैली का नाम उल्लेख और मिलता है जिससे क्वेश्चन अक्सर IAS में बनाया गया है और PCS में भी पूछा गया है। एक बार RO में भी इसका क्वेश्चन आया है, तो यहाँ से खूब बनते हैं क्वेश्चन। पंचायतन शैली, इसको देखेंगे ये क्या है। तो वास्तव में पंचायतन जो शैली थी इसके प्रवर्तक थे आदि शंकराचार्य जी आपके, और इसके जो उदाहरण मिलते हैं, जो मंदिर मिलते हैं, वो लगभग संपूर्ण भारत से ही मिलते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल मतलब दक्षिण भारत में भी मिलते हैं मंदिरों के रूप में और उत्तर भारत में भी, इसलिए संपूर्ण भारत में ये शैली देखी जाती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? एक मंदिर के 5 देवी देवताओं की मूर्ति, एक मंदिर में 5 देवी देवताओं की मूर्ति इसकी विशेषता होती थी। अर्थात जिसमें मुख्य देवता मंदिर के बीच में होता था, मतलब मुख्य देवता की जो मूर्ति थी वो मंदिर के बीचों बीच में होती थी और अन्य देवता थे उनकी मूर्तियाँ उस मुख्य देवता के चारों तरफ होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल है ये, अब देख लेंगे। आगे चलते हम लोग देखते हैं बौद्ध वास्तुकला के बारे में भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं बौद्ध वास्तुकला में? तो स्तूप, चैत्य, विहार और गुफा, ये 4 चीज़ें शामिल की जाती हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्तूप से पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं। स्तूप, तो स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख अगर कहा जाए कहाँ मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया है UP PCS ने। स्तूप है क्या? ये अर्धचंद्राकार संरचना होती है। फिर आप देखेंगे मेधी, मेधी क्या होती है? मेधी कहते हैं चबूतरा, मेधी को चबूतरा कहते हैं। इसके ऊपर उल्टे कटोरे नुमा जो आकृति होती है उसे स्तूप कहते हैं। अर्थात मेधी जो चबूतरा है उसी के ऊपर उल्टे कटोरे नुमा संरचना स्तूप बना होता है। तोरण, तोरण होता है मुख्य द्वार। हर्मिका जो होती है, हर्मिका आप देखेंगे स्तूप में कहाँ है, स्तूप में ये है हर्मिका। ठीक है, तो हर्मिका क्या है? स्तूप का सबसे पवित्र भाग है, स्तूप का सबसे पवित्र भाग है हर्मिका। इसमें बुद्ध या बुद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते हैं, शरीर के अवशेष। ठीक है, फिर स्तूप में और क्या होता है? छत्र, ये सबसे ऊपर होता है छत्र। 3 छत्र लगे होते हैं प्रत्येक स्तूप में, और ये किस चीज़ के प्रतीक होते हैं? तो सम्मान, श्रद्धा, उदारता, इन 3 चीज़ों के प्रतीक 3 छत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्तूप के प्रकार, देखते हैं कि स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। मान लीजिए पूछ दे कभी तो यहाँ से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। शारीरिक स्तूप, दूसरा पारभौमिक स्तूप, तीसरा उद्देश्य का स्तूप, चौथा संकल्पिक स्तूप। ठीक है, तो सबसे पहले पारभौमिक स्तूप देखते हैं हम लोग। शारीरिक स्तूप देखते हैं। शारीरिक स्तूप में क्या है? ये बुद्ध या बुद्ध भिक्षु होते हैं, उनके शरीर के अंग रखे जाते हैं यहाँ पर, जैसे केश, अस्थियाँ हो गई, दांत हो गए, ये चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये शारीरिक स्तूप हो गया। फिर पारिभौमिक स्तूप क्या होता है? यहाँ पर बुद्ध के प्रयोग में लाई गई वस्तुएं रखी जाती हैं। महात्मा बुद्ध ने जैसे भिक्षा पात्र का प्रयोग किया, आप देखेंगे उदाहरण में चरण पादुकाएँ उनकी जो थी, उनके वस्त्र, तो इन सब चीज़ों को जो है पारिभौमिक स्तूप कहा जाता है। तीसरा उद्देश्य का, ये क्या है? ये बुद्ध की जीवन घटनाओं एवं यात्राओं की याद में ये बनाए जाते हैं स्तूप, जैसे सारनाथ का और लुम्बिनी का स्तूप ये बुद्ध की याद में बनाए गए हैं। ठीक है, और संकल्पिक स्तूप ये आपके श्रद्धालुओं द्वारा बनाए जाते हैं, ये नहीं पूछता है। ठीक है, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है चैत्य। आपका कहेगा चैत्य क्या होते हैं? तो ये होते हैं पूजा स्थल। सबसे पहले तो ये याद रखो, चैत्य क्या होते हैं? पूजा स्थल। और कार्ले का चैत्य सबसे विशाल है, जो महाराष्ट्र में पुणे में स्थित है। ये आपको महाराष्ट्र के कहाँ? पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में है ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग विहार क्या होते हैं। तो विहार होते हैं आपके भिक्षुओं के निवास स्थान। इतना एक एक याद रखना। चैत्य क्या होते हैं? पूजा स्थल। विहार क्या होते हैं? भिक्षुओं के निवास स्थल। ठीक है, और पहाड़ियों को काट कर विहार बनाए जाते हैं। इतना चीज़। अब आप देखेंगे कुछ उदाहरण हैं, इनको याद कर लेंगे हम लोग।
इनसे क्वेश्चन पूछता है। अशोक के काल में भरहुत, सांची, बोध गया इन स्तूपों का निर्माण कराया गया। क्या हुआ? निर्माण। ठीक है। फिर पुष्यमित्र शुंग आया तो भरहुत, सांची, बोध गया जो स्तूप हैं इनका जीर्णोद्धार करवाया इसने, मतलब इनको दोबारा टूट गए होंगे तो इनकी मरम्मत करवाई उसने, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। फिर सातवाहन काल में अमरावती का स्तूप, इसका निर्माण हुआ। फिर गुप्त काल में आप देखेंगे धमेख स्तूप सारनाथ में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है ये, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, तो आज का जो वीडियो था हमारा, मुझे लगता है कि हम लोग ने जिस तरीके से अभी इससे पहले का वीडियो मैंने बनाया था जिसमें जो मंदिर स्थापित है तो मंदिरों के बारे में बताया था, और नागर शैली के मंदिर, द्राविड़ शैली के मंदिर, अनेक जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे मंदिरों को शामिल किया था, वो उसमें एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। और दूसरा ये शैली पर आधारित है कि भारत में कितनी प्रकार की शैलियाँ थीं और उन शैलियों की विशेषताएं क्या हैं, नागर शैली की विशेषता क्या है, बेसर शैली की विशेषता क्या है, द्राविड़ शैली की विशेषता क्या है, या पंचायतन शैली वो क्या है। ठीक है। तो स्तूपों के बारे में भी जाना, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हमारी ये श्रृंखला लगातार सतत रूप से अब चालू रहेगी और हम अनेकों विषयों पर जो है समय बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिकों को ही उठाएंगे जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार। फिर हेलो दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवाएं, उनको शेयर करें और उन लोगों को बताएं कि यहाँ पर जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उनसे आपको आपकी बहुत मजबूत जीएस हो जाएगी, जिसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम देते हैं आप, चाहे यूपीपीसीएस का हो, आरओ का हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, आपकी जीएस इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको जीएस में आपके इसमें लगभग क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों।